नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय कृषि की। मतलब एक ऐसी कहानी जो करोड़ों लोगों की जिंदगी से और हाँ, देश की पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से, 75%। सोचिए जरा, आजादी के टाइम पर भारत की इतनी बड़ी आबादी, मतलब हर 4 में से 3 लोग सीधे सीधे अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर थे। ये तस्वीर थी उस वक्त की। लेकिन वो तो बात थी 1947 की। तो सवाल ये है कि भाई इतने साल बाद आज क्या हाल है? कितना कुछ बदल गया है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर क्यों कृषि को आज भी भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और ये देखिए, आंकड़े काफी कुछ बताते हैं। कहाँ 1947 में 75% और कहाँ आज 46.1%। मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव। पर सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? सीधी सी बात है, आजादी के बाद देश में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, मतलब नौकरी के नए मौके तेजी से बढ़े। तो ये सिर्फ एक नंबर का बदलना नहीं है, ये तो पूरे देश के आर्थिक ढांचे के बदलने की कहानी है। हाँ, खेती पर निर्भर लोग तो कम हुए, ये सच है। लेकिन इकोनॉमी में इसका वजन देखिए। आज भी देश की पूरी अर्थव्यवस्था का, मतलब जीडीपी का 16.5% हिस्सा खेती से ही आता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आज भी एक बहुत ही बड़ा और जबरदस्त महत्वपूर्ण सेक्टर है। तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर। अब थोड़ा और करीब से देखते हैं कि भारत में खेती होती कैसे है। मतलब क्यों से अब कैसे पर आते हैं। मोटे तौर पर देखें तो भारत में 2 तरह से खेती होती है। पहली, जिसे कहते हैं जीविका निर्वाह कृषि। नाम थोड़ा मुश्किल है पर मतलब सीधा है, बस अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेती करना। ये किसान ज्यादातर मॉनसून और पुराने औजारों पर ही निर्भर रहते हैं। और दूसरी तरफ है कमर्शियल फार्मिंग, यानी वाणिज्यिक कृषि। यहाँ का खेल बिल्कुल अलग है। मकसद है फसल उगाओ, बाजार में बेचो और मुनाफा कमाओ, बस। अच्छा, भारत का पूरा एग्रीकल्चरल कैलेंडर पता है इन 3 मौसमों पर टिका है। सबसे पहले आती है रबी की फसल। ये सर्दियों की शुरुआत में बोई जाती है, जैसे गेहूं, जौ। फिर आता है खरीफ का मौसम, जो मॉनसून के साथ शुरू होता है। इसमें वो फसलें होती हैं जिन्हें पानी खूब चाहिए, जैसे चावल और गन्ना। और हाँ, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा मौसम भी आता है, जायद। इसमें तरबूज, खरबूजा, खीरा, ये सब उगाया जाता है। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, वो बड़े बदलाव जिन्होंने भारतीय खेती का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की कृषि क्रांतियों की। इस सब की शुरुआत हुई 1966-67 में हरित क्रांति से। वो एक ऐसा दौर था जब भारत में अनाज की भारी कमी थी। तो इस क्रांति का एक ही मकसद था, नए बेहतर बीज और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अनाज का उत्पादन बढ़ाना, खासकर गेहूं और चावल का। और ये वाकई एक गेम चेंजर साबित हुआ, जिसने भारत को खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। और हरित क्रांति के बाद तो समझिए, एक के बाद एक क्रांतियों की झड़ी लग गई। श्वेत क्रांति आई दूध के लिए, और भारत बन गया दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक। नीली क्रांति का मतलब था मछली उत्पादन। गुलाबी क्रांति, वो जुड़ी थी प्याज और झींगा से। और फिर आई सुनहरी क्रांति, जो शहद और बागवानी, मतलब फल फूलों के लिए थी। क्या शानदार तरीका था खेती में वैरायटी लाने का। ये सारे बदलाव पूरे देश में हो रहे थे, पर जाहिर है हर जगह असर अलग-अलग था। तो चलिए अब जरा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इन सब का जमीनी हकीकत पर क्या असर पड़ा। और इसके लिए हम चलेंगे भारत के एक एग्रीकल्चरल पावर हाउस, उत्तर प्रदेश। याद है, हमने पूरे देश के लिए 46.1% का आंकड़ा देखा था। अब जरा उत्तर प्रदेश को देखिए। यहाँ आज भी 65% आबादी खेती पर निर्भर है। इससे साफ पता चलता है कि इस राज्य के लिए एग्रीकल्चर आज भी कितना कितना ज्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ निर्भरता की बात नहीं है, प्रोडक्शन में भी यूपी का कोई जवाब नहीं। चाहे वो अनाज हो, दूध हो, गन्ना हो, आम हो या फिर शहद, इन सब चीजों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। सच में एक असली कृषि महाशक्ति। तो सवाल ये उठता है कि इतना जबरदस्त प्रोडक्शन होता कैसे? इसका एक बहुत बड़ा राज है सिंचाई की व्यवस्था। यूपी में सिंचाई का सबसे बड़ा जरिया है नलकूप, मतलब ट्यूबवेल। और इनके वजह से किसान सिर्फ मॉनसून के भरोसे नहीं रहते, बल्कि साल भर खेती कर पाते हैं। और अब एक बड़ा ही मजेदार और अनोखा फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की इकलौती और हाँ, कानूनी अफीम की फैक्ट्री
गाजीपुर में है। ये दिखाता है कि यहाँ की खेती में कितनी वैरायटी है। तो हमने खेत देख लिए, फसलें देख ली, अब बात करते हैं उनके पीछे के दिमाग की, मतलब वो वैज्ञानिक संस्थान जो खेती में नए नए बदलाव लाने की असली वजह हैं। देखिए, खेती में तरक्की सिर्फ खेत की मिट्टी से नहीं आती, ये लैब से भी आती है। पूरे देश में कमाल के रिसर्च सेंटर हैं। जैसे अगर आलू पर कोई रिसर्च हो रही है तो वो शिमला में होती है, गन्ने की नई किस्में चाहिए तो वो लखनऊ में तैयार होती हैं, कानपुर दालों का सेंटर है तो कटक चावल का। हर कोई अपने अपने काम में माहिर है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन लैब में जो भी रिसर्च होती है ना, उसे किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाता है। मतलब साइंस और असल खेती के बीच एक पुल बनाया जाता है और इसी से पैदावार बढ़ती है। और हाँ, आज की खेती सिर्फ गेहूं चावल की नहीं है, अब बहुत कुछ नया हो रहा है, जैसे एपीकल्चर, जिसका मतलब है मधुमक्खी पालन। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी तरह रेशम के कीड़ों को पालने को सेरीकल्चर कहते हैं और अंगूर की खेती को विटीकल्चर। ये सब मिलकर भारत की खेती को और भी ज्यादा डाइवर्स और मजबूत बना रहे हैं। तो कहाँ बस गुजारे के लिए खेती करने से शुरुआत हुई थी और कहाँ आज हम एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल पावर हाउस हैं। सफर तो वाकई कमाल का रहा है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत की अगली कृषि क्रांति कैसी होगी। टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और दुनिया भर की डिमांड, ये सब मिलकर इसे क्या नया रूप देंगे, ये एक बड़ा सवाल है।